देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ये एज इट इज मेंशन एनसीईआरटी में 0 नंबर जो है 63, ये एज इट इज एग्जांपल है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का एग्जांपल नंबर 12.4। आप ये फॉर्मल चार्ज है ओजोन का, ये पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है, पूछा है एज इट इज यही होता है। क्वेश्चन देखिए आप एक बार, मतलब इसमें 1% भी डेटा वगैरह कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे देखो आंसर आया 0.2938 0.2938। मैडन मेंटर्स, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में है या 12th में है या ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में नीट 2026 में जो भी केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन की पोल खोलेंगे कि एनसीईआरटी में कहाँ गिवन है और कहाँ से पूछा गया था, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अगले साल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी है। तो सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन नंबर 46, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम है वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पूछा गया है। ये चारों एग्जाम्पल जो है एज इट इज़ एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन के साथ मेंशन है और मेरे शॉर्ट नोट्स में भी देख सकते हैं ये मेंशन है और एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो इजली ये क्वेश्चन आसानी है, आप इजली बना सकते हो। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम है नॉस्ट इक्वेशन और ये पूछा गया है ईएमएफ ऑफ हाफ सेल यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हाफ सेल का ईएमएफ पूछा है। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में आपको ई नॉट आरपी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये 0 लेना होता है। अगर इतना बात आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है और ये सेम इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हो एनसीईआरटी में इंडेक्स में 3.4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है कौन 47। अगला देखिए 48, ये आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया था, टॉपिक का नाम है बफर सॉल्यूशन, बफर से पूछा गया था। तो ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि अगर एनायन का कंसंट्रेशन जो है वीक एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए तो पीएच का वैल्यू जो है ये पीके के बराबर होता है, पीएच का वैल्यू पीके के बराबर होता है। क्वेश्चन में आपको केबी दिया है तो केबी से आप पीके भी निकाल लेंगे इजिली, पीके भी आ जाएगा 10 और पीके प्लस पीकेबी का वैल्यू होता है 14 रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ से पीके का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 10 यानी कि 4 और इस केस में क्या होता है पीके और पीएच बराबर होता है यानी कि 4 आंसर आ जाएगा आपका आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए 49, ये जो है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है और ये केपी और केसी के रिलेशन का क्वेश्चन है। केपी बराबर होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी कह रहा है कौन से केस में केपी और केसी बराबर नहीं है, तो बोलेंगे जिस केस में डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0 होगा उस केस में केपी और केसी बराबर नहीं होगा। तो इस केस में डेल्टा एनजी 0 आएगा, इस केस में भी डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या आएगा 0, इस केस में डेल्टा एनजी का वैल्यू आ जाएगा -2 -4 यानी कि -2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ये एज इट इज मेंशन है एनसीईआरटी में 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर और इसका स्लोप जो होता है स्लोप क्या होता है -k के बराबर। तो ये 0 ऑर्डर का ग्राफ है, इसलिए आप बना सकते हैं, होता है ना उसमें KT बराबर ए नॉट माइनस AT, तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, ये 0 ऑर्डर का ग्राफ है। अगला देखो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, हल्का सा मैनिपुलेशन है पॉइंट में, देखो आप हल्का सा पॉइंट में मैनिपुलेशन है, ये एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.19 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन ये और ये डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन से क्वेश्चन है और उससे आप डेल्टा जी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा एच नॉट बराबर होता है डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ से आप डेल्टा एच का वैल्यू लाएंगे, क्वेश्चन में आपको डेल्टा एस गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो इससे डेल्टा जी आ जाएगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एज इट इज़। अब देखो 52 नंबर क्वेश्चन देखो आप, 52 क्वेश्चन जो है ये रेट केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और ये रेट कांस्टेंट यानी कि के बराबर होता है ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ से अगर एल एन लेंगे, एल एन के बराबर दोनों साइड एल एन ले लिए तो आप इजिली एल एन लेकर और कंपेयर करोगे तो इजिली इसका आंसर आ जाएगा और इसी क्वेश्चन को लॉग फॉर्म में दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, देख लो आप। तो ये एनसीईआरटी बेसिक सवाल है, इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को जब केमिकल काइनेटिक्स को टीचर से, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपसे आसानी से सोल्व हो जाएगा ये। अगला देखो 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहे 5 रिएजेंट गिवन है, बोल रहा है इसमें से कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे नाइट्राइल यानी कि साइनाइड को प्राइमरी अमाइन में चेंज करने के लिए, RCN इसको चेंज करना है R इसमें प्राइमरी अमाइन में चेंज करने के लिए इसमें देखो आप ये रिएजेंट ले सकते हैं, हाइड्रोजन मतलब सोडियम अमलगम साथ में इथाइल अल्कोहल, या हाइड्रोजन के साथ निकल ले सकते हैं और या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर ले सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने बस 2 ही डाले थे इसमें, अब बाकी देख लेना, तो क्योंकि बहुत मुश्किल होता है खोज खोज एक चीज़ निकाल के बनाना,
लेकिन ये सब चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है, आप यकीन करो मेरा मतलब। ये ऑप्शन नंबर इसका 3 इजीली आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए से रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके बारे में अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको तो मुंह पे रटा होगा कि ये डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है नाइट्रोजन बेस, और डीएनए के अंदर होता है थाइमीन। ये तो आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ाते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाते हैं। तो इसका इजीली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यहाँ पे आरएनए क्या है, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिक्स आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि लसाइन टेस्ट में क्या करते हैं। तो बोलेंगे आप कोवेलेंट फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं आयनिक फॉर्म में। यहाँ पे भी देखो इनसाइड में मेंशन है, कोवेलेंट फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं आयनिक फॉर्म में। और मैंने भी अपने शॉर्ट नोट में बच्चों को प्रिपेयर करके दिया था, तो उसमें भी मेंशन थे कोवेलेंट बॉन्ड को कोवेलेंट फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं आयनिक फॉर्म में। अगला देखो, आप देखो एक बात बताता हूँ आपको, कोई भी टीचर बोले ना कि मेरा नोट्स सफिशिएंट है, सिर्फ नोट्स पढ़ो, समझे, तो ये हर बात टीचर की माननी भी नहीं होती। आपको हर हाल में एनसीईआरटी पढ़ना ही है, खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इंटेक्स एक्सरसाइज भी करने हैं। उसी तरह फिजिकल में भी आपको बैक एक्सरसाइज भी करना है और इंटेक्स सॉल्व एग्जाम्पल है उसको भी करने हैं, समझे। आप क्या करना, कुत्ता बिल्ली पाल लेना, लेकिन गलतफहमी मत पालना कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी हर हाल में पढ़ना है भाई। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर करना आपके लिए मुश्किल होगा। अगला देखो, आप 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्या है, राउल्ट लॉ का क्वेश्चन है, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर से ये सॉल्यूशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। और इसमें मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दिया है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दोनों में। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा। अगला देखो, आप 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये जो है ये प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी एक और बुक आती है ना लैब मैनुअल, उसमें गिवन है। ये वाला देखो आप, एज इट इज़ यहाँ पे एसिटिक एसिड के बारे में बताया गया ना, कलरलेस होता है वेपर, जिसका विनेगर का स्मेल होता है। तो इसका इजीली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, आप ClF3 के बारे में पूछा गया है। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है और हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, शेप और ज्योमेट्री के बारे में। तो देखो यहाँ पे पूरा डायग्राम के साथ एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैंने भी अपने बच्चों को पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया था और शॉर्ट नोट में बताया था कि कहाँ कौन से लोन पेयर को डालना है तो कौन सा शेप आएगा। अगर 2 लोन पेयर हुआ तो यहाँ टिकाना है, तो टी शेप आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर इजली 2 आ जाएगा। अगला देखो, आप 59 क्वेश्चन नंबर, ये देखो पूरे एनसीईआरटी में पैराग्राफ है, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म वगैरह सब कुछ, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और मैंने भी अपने शॉर्ट नोट में पूरा एक्सप्लेन करके बच्चों को दिया था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म टॉपिक में बच्चे कहते हैं कि हमको प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उनको शॉर्ट नोट भी बना के दिया था, ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाओ। और जो भी एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आए कम से कम उसको तो आसानी से उड़ा दो। तो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, इसका आसानी से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने टीचर के नोट्स को अच्छे से फॉलो किया है और एनसीईआरटी को पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को इसका आंसर लाने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड या 20 सेकंड टाइम लगेगा। अगला देखिए, देखो ये भी एनसीईआरटी 11th में बेंजीन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वहाँ पे दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में भी 11th क्लास में मैं निकाल नहीं पाया एनसीईआरटी से, और मैंने भी अपने शॉर्ट नोट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसमें पूछ रहा है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक्स और वाई यानी कि नंबर ऑफ कोल्ड्रीन एटम कितना होगा। तो दोनों में क्या हो जाएंगे, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अगर आपको चाहते हो कि मेरे शॉर्ट नोट्स आपको भी मतलब देख लो एक बार कैसे बनाए थे और क्या क्या उसमें लिखना चाहिए, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और इसके अब इस शॉर्ट नोट का भी एक और मॉडिफाइड वर्जन जो अच्छे राइटिंग में इजीली हर बच्चा समझ पाए, तो उसके लिए लिख कर अभी नया अपलोड होगा कुछ दिन के बाद। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो तुरंत सब्सक्राइब करो और मेरे मतलब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। वहाँ पे केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी मतलब यूनिक कंटेंट है वो सब आपको मिल जाएगा। अगला देखो, आप ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो होता है ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट के बाद डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, तो डी पाई और पी पाई बॉन्ड कभी बना ही नहीं पाएगा। तो इजीली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आपको बता दें ये पी ब्लॉक चैप्टर 12th क्लास के एनसीईआरटी पार्ट 1, 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1, और जहाँ पे ग्रुप 15 का कहानी लिखा हुआ है ना, उसमें सब चीज़ सारे स्टेटमेंट एज इट इज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। यकीन मानो, आप देखो एक बार जाकर, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगला देखो 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो 2 भाग में बैठेगा, हीट में और वर्क में। तो यहाँ पे बस आपको साइन डिसाइड करना था कि वर्क
वर्क जो है इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करता है तो यहाँ पे वर्क को हम नेगेटिव लेते हैं। बस इतना अगर आपको पता है कि सिस्टम जब जब भी वर्क करेगा तो उस वर्क को हम नेगेटिव लेंगे, तो इसका बस प्लस माइनस करना था। और ये भी एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज, इसका ऑप्शन नंबर 3 इजिली आ जाएगा आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर जो है 63, ये एज इट इज एग्जाम्पल है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 12.4। कुछ भी इसमें मतलब चेंजेस नहीं है, एज इट इज इसका आंसर है। एज इट इज पूरा एक्सप्लेन किया हुआ एनसीईआरटी में, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और ये मैं बच्चों को टिक भी लगाया था और बोला भी था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आया इस चैप्टर से तो यही पूछा जाएगा। और यही एज इट इज आया था। देखो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखो एसिटोफेनॉल और बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखो ये नोमेनक्लेचर का। अब भाई ये क्वेश्चन पे भी बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं कि देखो कोई भी डेटा चीज नहीं है मेरे नोट से, तो इस तरह का क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में 5-10 गिवन है एज इट इज। नोमेनक्लेचर चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th के एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी पार्ट टू में एज इट इज गिवन है। इसमें मतलब कोई तो क्वेश्चन है क्या, मतलब ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो ये तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। अगला देखो आप, ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर से क्वेश्चन है, और ये SN1 SN2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का क्वेश्चन है। और सेकेंड रिएजेंट क्या है, HBr पेरोक्साइड, बेंजोइक पेरोक्साइड है नीचे। तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपको एंटी मार्कोनिक एडिशन, और यहाँ पे हो जाएगा अल्कोहलिक केओच के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे PCl के 5 प्रेजेंस में। देखो PCl जब भी रिएक्शन करता है ना अल्कोहल से तो OH हटता है और Cl लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और Cl, ऐसा कुछ। तो इसको जब यहाँ पे अल्कोहलिक केओच और हीट देंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, 1-2 एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंटी मार्कोनिक एडिशन। तो ये सब चारों जो तीनों अलग अलग रिएजेंट है, ये अलग अलग जगह पे एनसीईआरटी में मेंशन है। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को और बता रहा हूँ आपको, ये अलग अलग जगह पे एनसीईआरटी में गिवन है। अल्कोहलिक एवेज और हीट तो फेमस है, मतलब ये 1-2 एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है और इजी क्वेश्चन है। ये 3 अलग अलग जगह गिवन था, इसलिए हम इसको निकाल नहीं पाए एनसीईआरटी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और आपके लिए वीडियो जल्दी लाना था इसलिए। अगला देखो, ये जो है 66 क्वेश्चन, ये PYQ से आया है, ये नीट PYQ से है। और ये क्वेश्चन जो है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि जब भी CO2 को पास करेंगे कोक से, तो बताइए बाद में जो बनेगा प्रोडक्ट उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का वॉल्यूम कितना कितना होगा। ये अप्रोच है इसका, आप एक बार देख लेना। जब भी मोल कंसेप्ट चैप्टर खत्म होगा तो हर टीचर इस क्वेश्चन को कराते हैं, और ये PYQ में भी है। तो ये आसान क्वेश्चन है, इजली इसका आंसर नंबर 4 आ सकता है आपसे। अगला देखो आप, ये फॉर्मल चार्ज है ओजोन का, ये पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है। और मैंने भी अपने शॉर्ट नोट जो बच्चों को दिया था तो इसमें एज इट इज फॉर्मल चार्ज के बारे में बताया था पूरा डिटेल। तो ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, एज इट इज है एनसीईआरटी का, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं है। देखो आप 2 1 3 पे पूछोगे तो कितना आया, तो +1 0 ये वाला ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे उल्टा कर दिया यहाँ पे सीक्वेंस को। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2 पे है 0, 1 पे है +1 और 3 पे -1, ऐसा कुछ। तो इसका इजली ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ये इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग से चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का क्वेश्चन है और टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। तो ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। अगला देखो आप, ये तो महा सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा है 69। ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। तो देखो इधर, इसमें मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, और सिलिकॉन क्या होता है, और फॉस्फोरस जो है ये नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस तो आपके पीछे आ जाएगा, सिलिकॉन मेटलॉइड है तो बीच में आएगा, जो मेटल है सबसे पहले चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इजली आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये एनसीईआरटी में थ्योरी में लिखा हुआ है, बहुत जगह बार बार लिखा हुआ है इस चीज़ को कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, सिलिकॉन जो है मेटलॉइड है, ऐसा कुछ। सोडियम मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, सोडियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ग्रुप नंबर 1 में आता है वगैरह। अब देखो ये वाला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा है, एज इट इज यही होता है, मोलर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहाँ सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे n का वैल्यू डाल दो, इजली आंसर आ जाएगा, 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। यहाँ पे देखो अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मोल का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। मोल के क्वेश्चन बताते हैं कि आपको कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले मोल निकालिए, मोल निकाल लो, उसके बाद क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके, Na से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन एटम का नंबर निकाल लेना। ये आसान क्वेश्चन है, इजी एप्लीकेशन है। बस इसमें आपको क्या है, यूरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, CONH2 का होल ट्वाइस। इसमें 4 हाइड्रोजन एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करने के बाद। अगला देखो आप, 71 नंबर क्वेश्चन जो है ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे देखो, ये AB टाइप सॉल्ट है, तो AB टाइप सॉल्ट का KSP यानी कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है S²। तो यहाँ से सोलिबिलिटी आ जाएगा, जो सोलिबिलिटी आएगा वही क्या होगा, OH - एक OH देगा ना, वही OH - आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो अगर OH - आयन का कंसंट्रेशन आपको आ जाए तो pH आ जाएगा, POH निकाल लेंगे और pH के लिए 14 में से माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.30। तो ये इजी एप्लीकेशन है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का, KSP का क्वेश्चन है ये, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का आयनिक इक्विलिब्रियम से। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, इससे टफ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। अगला देखो आप,
ये वाला क्वेश्चन जो है 72 नंबर, ये भी एज इट इज़ एनसीईआरटी का है कि बेंजीन से फेनॉल कैसे बनाते हैं। तो पहले सल्फोनेशन करवाते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं, बेसिक मीडियम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आता है फेनॉल। उसी तरह यहाँ पे देखो आप, ये वाला जो है फेनॉल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो आप बोलेंगे क्यूमीन से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनता है एसीटोन, ये भी काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट होता है साथ में। तो ये इजीली आप मैच करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, चारों रिएक्शन एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है। अगला देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड बाई बल्ब पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पूछा है। आप इजली पावर के फॉर्मूला से निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, बोल रहे हैं कि एक बल्ब है जिसका पावर क्या है 150 वाट, और इसमें 8% एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है लाइट में। तो सबसे पहले इसका एनर्जी कितना कन्वर्ट कर सकता है निकाल लो, तो उसके बाद आप इजली फॉर्मूला लगा के निकालो। ये क्वेश्चन देखो 2.11, ये एज इट इज क्वेश्चन 7। बस इसमें आपको क्या करना था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो कि आप 8% बोला है तो 8% पहले निकाल के उसके बाद काम करेंगे बस। अगला देखो मेटामरिज्म, मेटामर्स का क्वेश्चन है, और ये एक ही एग्जांपल दिया है, वही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, ये तो एम्बीडेंडेंट फेमस क्वेश्चन होता है। एम्बीडेंडेंट के बारे में बार बार पूछते हैं। ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यहाँ पे देखो एम्बीडेंडेंट लिगेंड के बारे में भी मेंशन है, अलग अलग जगह पे मेंशन है, 2-3 जगह पे। तो यहाँ पे मैंने भी शॉर्ट नोट में बच्चों को बताया था कि एम्बीडेंडेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसका इजी आंसर आएगा थायोसाइनेट, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, ये जो है लाइन सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, ये गलत है। सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरी लॉ पढ़ते हैं आपसे, हेनरी लॉ में बताते हैं जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस जो होता है ये बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने पे सोलिबिलिटी बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने पे सोलिबिलिटी जो है ये कम होता है। यहाँ पे देखो, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगा। टेम्परेचर कम होगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगा, तो एक्वेटिक स्पीसीज क्या होंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। देखो आप, प्रेशर बढ़ाने पे सोलिबिलिटी बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पे सोलिबिलिटी बढ़ता है। ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या करना था, आपको मोलैरिटी निकालना था। मोलैरिटी इसलिए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इससे मोलैरिटी निकालेंगे। पहला ऑप्शन तो सब में है, तो पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी करेक्ट है। यहाँ से मोलैरिटी निकाल के देख लेंगे, ये भी करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट आएगा। ये गलत है, ये भी गलत है। मोल फ्रैक्शन का इजी सा क्वेश्चन है, और ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ये एनसीईआरटी में है, सॉल्यूशन चैप्टर में। मतलब इससे अच्छे क्वेश्चन है और इससे हाई लेवल है। बस ये 5 अलग अलग जगह पे दिया है, इसलिए हम इसको एनसीईआरटी से मतलब एज अ प्रूफ लेकर नहीं आए, लेकिन ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसका इजली ऑप्शन नंबर 1 सही आएगा। अगला देखो, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से टेस्ट से, थैलिन डाई टेस्ट से। और इसमें हमने बच्चों को पढ़ाया था ऑर्गेनिक, तो बताया था कि जब भी फिनॉल थैलिन का प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे फिनॉल लेते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं, और साथ में लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो फिनॉल थैलिन प्रिपेयर करते हैं। और ये भी एनसीईआरटी का जो लैब मैनुअल है एज इट इसमें दिया। देखो, फिनॉल कंडेंसेस टू गिव फिनॉल थैलिन विच गिव्स डार्क पिंक कलर विथ NaOH सॉल्यूशन। अगला देखो, ये केमिकल बॉन्डिंग में ये 4 एग्जांपल एज इट इज गिवन है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो ये 79 नंबर क्वेश्चन देखिए आप एक बार, मतलब इसमें 1% भी डेटा वगैरह कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे देखो आंसर आया 0.2938 एज इट इज सेम क्वेश्चन है। और एक ही 2 एग्जाम्पल है इसमें फ्राइडे लॉ पे। ये देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है फ्राइडे लॉ का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो मतलब एनसीईआरटी को करना इसलिए ज़रूरी है भाई कि अगर आप इस क्वेश्चन को किए होंगे 2-3 बार एनसीईआरटी को, तो आपको मतलब ईज़िली लगेगा ये कि जब भी इंसान को दिखता है कि ये मेरा किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। तो इसलिए नीट में क्या है 45 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको स्पीड की ज़रूरत होती है। इसलिए नीट में हम लोग बच्चों से बोलते हैं कि भाई आप कम कंटेंट पढ़िए, बार-बार पढ़िए। कम कंटेंट जितना कम होगा, कम कंटेंट पढ़िए और बार-बार इसी को बार-बार करिए, ताकि आपका ईज़िली मतलब स्कोर ज़्यादा आए, स्पीड ज़्यादा बढ़े। क्योंकि यहाँ पे स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है नीट में। ये कोई जेईई तो है नहीं, यहाँ पे स्पीड आपका बहुत तेज़ होना चाहिए। अगला देखो आप, ये भी एग्जाम्पल नंबर देखो, प्रॉब्लम 2.18 सेम चारों है। ईज़िली कोई सबसे आसान क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोई भी टीचर पढ़ाएगा ईज़िली आपको बता देगा, ईज़िली आपका आंसर आएगा कि जब भी एल का वैल्यू 0 यानी कि एस सबसेल, एल का वैल्यू 1 यानी कि पी सबसेल, एल का वैल्यू 2 यानी कि डी सबसेल, एल का वैल्यू 3 यानी कि एफ सबसेल। ईज़िली इसका आंसर आ जाएगा। जो सबसे बाहर वाला होता है ये एन को बताता है, बाहर वाला जो है कोफिशिएंट जो है सबसेल का कोफिशिएंट जो है ये एन को बताता है। तो देखो आप, पूरा एज इट इज सेम है दोनों क्वेश्चन, इसमें डेटा भी चेंज नहीं है बिल्कुल। अगला देखो, ये हाइड्रोकार्बन और अमाइन चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है। देखो इधर, जब Cl2 और यूवी लाइट लेते हैं ना, तो यहाँ पे होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे पहले फ्री रेडिकल होगा, तो जो भी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा उस पर NH2 का अटैक होगा, तो NH3 का अटैक होगा तो NH2 जुड़ता है। अब बताऊँगा आगे।
उसके बाद क्या होगा, Na, Na2 और HCl लेंगे तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में ये वाला रिएक्शन जो है अमाइंस चैप्टर में है, एलिफैटिक अमाइंस में, और ये वाला हाइड्रोकार्बन में है, और ये वाला आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है। तो ये तीनों मिक्स है अलग अलग, इसलिए इतना सा जगह था तो मैंने एनसीईआरटी लेके मतलब प्रूफ ऐसा लेके नहीं आया, लेकिन ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, आप यकीन करो। मतलब अगला देखो इधर, ये 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस पूरे पैराग्राफ को मैंने क्लास में इतना अच्छे से और बार बार एक्सप्लेन किया है इसको, और ये क्वेश्चन बार बार आता भी है। यहाँ पे देखो आप, सीरियम के बारे में पूछा गया है कि सीरियम 4+4 में क्यों फेवरेबल है, तो यहाँ पे इनर्ट गैस नोबल गैस कन्फ्यूरेशन आ जाता है। मैंने बच्चों को ट्रिक वगैरह भी बताया था पूरा अच्छे से, इस पैराग्राफ में बच्चों को भी दिक्कत ज़्यादा आता है। तो इसका इजली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि जब भी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यानी कि 4f0 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाता है। तो ये भी एनसीईआरटी का एज इट इज सवाल है, देखो इधर आप। अगला देखो, ये मीथेन जब रिएक्ट करेगा इस स्टीम से तो क्या बनेगा, CO+H2, एनसीईआरटी का सवाल है। मैंने शॉर्ट नोट में भी बच्चों को बताया था, यही होता है हाइड्रोजन गैस का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अगला देखो, पी ब्लॉक का सवाल है, ये ग्रुप नंबर 14 का सवाल है, और ये चारों लाइन जो है ये पूरा डिटेल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सब एज इट इज़। और इसका तो एक ही आंसर दिख रहा है, पहला ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर केवल फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट होता है जो केवल और केवल -1 शो करता है, केवल और केवल, इसका कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन का तो अलग अलग भी होता है, ऑक्सीजन जैसे OF2 के साथ है तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा वगैरह। तो ये ऑक्सीजन केवल -2 नहीं शो करता, ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका इजीली ऑप्शन नंबर 1 आएगा आंसर। ये चारों एनसीईआरटी में गिवन है, चार अलग अलग जगह पे गिवन है, अलग अलग लाइन में, इसलिए हम उसको लेकर नहीं आए, लेकिन ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। अगला देखो आप, 85 फेनोल्फथैलीन, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी देखा था मैंने कि एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है, इंडिकेटर होता है ये फेनोल्फथैलीन। तो इसका इजीली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये मैंने अपने शॉर्ट नोट में भी बताया था हर चीज़, मतलब मेरे शॉर्ट नोट से करीब 35 से 40 क्वेश्चन तो एज इट डायरेक्ट है, पूरा एकदम एज इट इज से मिल रहा है, और बाकी इनसाइड से मिल ही रहा है। और ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर इनकरेक्ट पूछा है, ये पूरा पीरियड टेबल में दिया है, और ये वाला जो पोर्शन है ये अलग अलग चैप्टर में दिया है, ये पी ब्लॉक में दिया होगा ये। तो इसका इजीली आंसर नंबर 1 आ जाएगा। ये पूरा एनसीईआरटी में ये इंटेक्स में भी दिया हुआ है गिवन एज इट इज़, मतलब ये पूरा एज इट इज़, ये चारों स्टेटमेंट जो है इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा सा भी चेंज नहीं है, चारों पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर गिवन है ये। अगला देखो, ये अल्काइल हैलाइड और कार्बोनिल कंपाउंड से मिक्स क्वेश्चन है। देखो इधर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन देगा, तो बोल रहा है कि यहाँ पे देखो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जेड के बारे में पूछा, देखो इधर यहाँ पे। और ये Br2NaOH, यहाँ पे हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यहाँ पे देखो अमाइड है, तो यहाँ से 1 डिग्री अमाइड से बन जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन, जिसमें एक कार्बन कम, कार्बन <1, एक कार्बन कम होता है यहाँ पे बनने वाले प्रोडक्ट में। तो इसका इजीली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे दिया है, एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे इसको गिवन है, तो ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, आप यकीन करो, मतलब कि पूरा एनसीईआरटी का सवाल है। देखो इधर टाइटेनियम +2 एज इट इज़ 2 पॉइंट, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसा बताते हैं टीचर लोग कि जो भी मतलब जो डेसिमल से पहले वाला होता है ना, उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतना बोर मैग्नेट्रॉन आंसर आएगा। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आंसर आएगा 4.90, अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92, अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.87। ये देखो पूरा एज इट इज एनसीईआरटी का टी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, लास्ट के एप्लीकेशन से। और ये क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो यहाँ पे बन जाएगा टोल्विन, उसके बाद नाइट्रेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपको, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, और इसी का एक और पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको सेपरेट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ये एनसीईआरटी का मेंशन क्वेश्चन। तो अगर इस पूरे पेपर को एनालिसिस करें तो इसमें फिजिकल के 15 क्वेश्चन हैं, ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन हैं, और इनऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन हैं। ये पूरे मतलब काफ़ी बैलेंस्ड पेपर थे। अब देखो इसमें मैंने जैसे देखा 43 जो है एज इट इज़ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब मैंने आपको PYQ का भी सपोर्ट नहीं लिया, केवल एनसीईआरटी से शो किया है इस क्वेश्चन कहाँ से आया था, केवल एनसीईआरटी से बुक से बता दिया कि 43 क्वेश्चन है एज इट इज़, जिसमें अगर मेरे शॉर्ट नोट से बताया तो 35 से लेकर 40 क्वेश्चन तो मेरे शॉर्ट नोट से। तो जाहिर सी बात है, वही टॉपिक पढ़ाना है, वही चीज़, वही कंटेंट, वही जो एनसीईआरटी में देना है, दिया हुआ है, उसी को पढ़ाते हैं, तो वही चीज़ आएगा ना भाई एग्जाम में। तो इसमें कौन सा बर्बाद हो गया कि मेरे नोट से आया, भाई जाए वही आएगा ही, दूसरा क्या आएगा भाई। अगला देखो कंक्लूजन इससे क्या मिला, इस सब देखने के बाद, क्योंकि आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे और नीट PYQ पे, और केमिस्ट्री के अंदर खासकर शॉर्ट नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर शॉर्ट नोट नहीं होगा तो लास्ट के 2-3 दिन में नीट से पहले आप पूरे चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाइएगा। अगर रिवाइज नहीं है तो आपको एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लगेगी। अगर भाई एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका स्कोर समझ लो 20-30 नंबर तो ऐसे ही डाउन होना ही है। तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए शॉर्ट नोट
ताकि लास्ट टाइम में आप इजीली रिवाइज़ कर पाओ। और शॉर्ट नोट वगैरह कैसे बनाना है वगैरह सब कुछ बताएँगे अगले वीडियो में, मतलब आने वाले टाइम में। और जो भी चैनल पे होगा टेलीग्राम वगैरह पे मेरा शॉर्ट नोट उस पे डल जाएगा कुछ दिन के बाद। और नीट में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार-बार रिवीजन करना है, 4 बार, 5 बार, ताकि आपका स्पीड बढ़ जाए। और ऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़नी है, इनऑर्गेनिक को भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और फिजिकल के लिए खासकर लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए एक्सरसाइज और जो बैक एक्सरसाइज जो है, और उसके अलावा जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करना ज़रूरी है। अच्छा, एक बहुत सारे बच्चों में एक टेंडेंसी होती है कि बहुत सारा कंटेंट देखते रहते हैं, कोई एलन देख रहा है, कोई पीडब्ल्यू देख रहा है, कोई आकाश देख रहा है, कोई चैतन्य देख रहा है, कोई सीडब्ल्यू यानी करियर व्हील देख रहा है। तो आपको ज़्यादा मटेरियल पे भटकना नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट जो है ये लिमिटेड है, फोकस करिए कॉन्सेप्ट पे। जो क्वेश्चन का वैरायटी है उस पे फोकस करिए, जो कंटेंट लिमिटेड कंटेंट है उस पे फोकस करिए, उसको बार-बार रिवाइज़ करिए। कॉन्सेप्ट लिमिटेड है लेकिन कंटेंट जो है अनलिमिटेड है। और एक एक केमिस्ट्री का बुक तो 1000 को मिल जाएगा भाई, नीट के लिए ही 50 को बुक मिल जाएगा। 50 टीचर बोलेंगे कि मेरे नोट से आता है, मेरे नोट से आता है। कुछ नहीं, जो कंटेंट जो कॉन्सेप्ट लिमिटेड एनसीईआरटी में गिवन है उस पे आपको फोकस करना है। फोकस ऑन मास्टरिंग कॉन्सेप्ट। ज़्यादा बुक और नए-नए मटेरियल के पीछे मत भागिए। बस एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, एनसीईआरटी को करिए, पीवाईक्यू पे फोकस करिए, शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए केमिस्ट्री के लिए। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है? और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।